और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ साथ सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज असातिज़ा को शो कॉज नोटिस देने के खिलाफ किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक है। आपको आगाह कर रहे हैं कि असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। असातिज़ा को शो कॉज नोटिस देने के खिलाफ ये एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुजाहरे में उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयमा, बताएगा इस एहतजाज के हवाले से क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत असातिज़ा सिलेक्शन बोर्ड असातिज़ा को शो कॉज नोटिस देने के खिलाफ आज जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। यहाँ पे असातिज़ा की बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुई है अपना एहतजाजी मुजाहरे में। इनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो शो कॉज नोटिस इन्हें जारी किए जा रहे हैं वो वापस लिए जाएँ, और यह भी मुतालबा है कि पेंशन की और तनख्वाहों की जो अदायगी है वो फौरी की जाए। अरकान सेनेट और अरकान सर्च कमेटी का इंतजामिया के असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाइयों पर एहतजाज जो है वो आज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि असातिज़ा को हिरासत भी किया जा रहा है, जिसकी शदीद मजम्मत की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो असातिज़ा मौजूद है और यहाँ पे वो नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी का सिलसिला जारी है, जबकि असातिज़ा ने जो है वो यहाँ पे हाथों में बैनर भी लिए हुए हैं और इनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है हिरासत किए जाने पर बाज रहा जाए, क्योंकि जब भी इंतजामिया के खिलाफ कोई बात की जाती है तो असातिज़ा को जो है या तो शो कॉज नोटिस जारी कर दिए जाते हैं या तो फिर जो है इन्हें फारिग कर दिया जाता है और इनकी जो है वो तनख्वाहें भी रोकी हुई है। पहले भी हमने देखा कि उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो मसाइल का गढ़ बना हुआ है। पहले यहाँ पे वीसी की तैनाती का मसला था, जबकि अब जो है वो गुज़िश्ता साल जब इंतजामिया तब्दील हुई तो उनकी जानिब से जो है वो अब असातिज़ा ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाहें रोकी जा रही हैं, जबकि अभी इनकी तनख्वाहें रोकी जा रही हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज असातिज़ा को शो कॉज नोटिस देने के खिलाफ किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की बड़ी तादाद भी शरीक है। पेंशन और तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, हिरासा भी किया जाता है, ऐसा कहना है मुजाहिरीन का। आपको बताते चलें कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज असातिज़ा को शो कॉज नोटिस देने के खिलाफ किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक है। मनासिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुजाहरा किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की जानिब से उनका कहना है कि हिरासा भी किया जाता है, पेंशन भी नहीं अदा की जा रही, जबकि तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल हैं जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जारी हैं, जिसके पेश नज़र आज असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा की बड़ी तादाद इस वक्त वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद है और एहतजाज कर रही है। एहतजाज असातिज़ा को शो कॉज नोटिस देने के खिलाफ किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की बड़ी तादाद भी शरीक है। उनका बताना है कि एहतजाज किया जा रहा है और पेंशन और तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही। इस पर मज़ीद तफसीलात एक बार फिर आयमा खान हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आयमा, बताएगा क्या कहना है उनका कि वो कब से मुतालबात कर रहे हैं और आज कितना अरसा हो गया है कि उनकी नहीं सुनी जा रही और वो एहतजाज पर मजबूर हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुकी है। पहले जो है वो यहाँ पे वीसी की तैनाती का मसला था, जिसके बाद जो है वो अब इंतजामिया जब तब्दील हुई है तो यहाँ पे असातिज़ा को जो है वो तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही है, जबकि असातिज़ा से जो हाउसिंग स्कीम है वो भी ले ली गई है। जबकि यहाँ पे जो है वो असातिज़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो हिरासा किया जाता है इंतजामिया के खिलाफ बात करने पर, जबकि यहाँ पे असातिज़ा की बड़ी तादाद जो है वो आज एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवा रही है। मेरिट का यहाँ पे बिलखसूस जो है वो कत्लेआम किया जा रहा है। मेरिट पर जो है वो तैनाती नहीं की जाती, अपने मनपसंद लोगों को जो है वो सीटों पे तैनात कर दिया जाता है। इसके खिलाफ जो है वो आज यहाँ पे असातिज़ा की बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवा रही है। हमारे साथ यहाँ पे असातिज़ा मौजूद है, हम इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। सर बताइएगा, आप लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस एहतजाज का कोई नतीजा निकलेगा? बिल्कुल नतीजा निकलेगा। हम समझते हैं कि दुनिया भर में आज तक लोगों को जो भी हुकूक मिले हैं वो एहतजाज की वजह से ही मिले हैं, जद्दोजहद की वजह से ही मिले हैं। बगैर जद्दोजहद के कुछ भी नहीं मिलता। इस एहतजाज की सूरत हाल ये है कि एहतजाज का सुनकर हमारी इंतज़ामिया ने जो है दोनों कैंपसेस बंद कर दिए। हमारी इंतज़ामिया ने जो है यहाँ पर छुट्टियाँ दे दी ताकि ये एहतजाज ना हो सके। तो आप समझे कि ये एहतजाज का ही प्रेशर है। और कल इन्होंने एक जाली फाइनेंस कमेटी की मीटिंग बुलाकर एक डमी तरीके से असातिज़ा को तकसीम करने की कोशिश की कि जी हमने आपके सारे मुतालबात तस्लीम कर
लिए, तनख्वाहें आपके बजट का हिस्सा बन गई, तो ये हमारे एहतजाज की वजह से ही हुआ है। देखें, सरेदस्त हमारा मुतालबा ये है कि जो इस वक्त जो मौजूदा कायम मकाम रजिस्ट्रार हैं वो इंतहाई मुतासिब हैं, वो लिसानी हवाले से भी मुतासिब हैं, वो फ़िरका वाराना हवाले से भी मुतासिब हैं, और वो ख़वातीन को हैरिस करने जैसे इल्ज़ामात के तहत आ चुके हैं। उन पर इंक्वायरी कमेटी बैठ चुकी थी, इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन मौजूदा फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर ने उनको दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रार लगाया है। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो मौजूदा रजिस्ट्रार है उनके खिलाफ जो हिरासानी की जो तहकीकाती कमेटी है उसकी सिफारिशात पर अमल किया जाए। अगर अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि इतने मसाइल हैं उर्दू यूनिवर्सिटी में, पहले वीसी की तैनाती का मसला, फिर जो रिटायर्ड अफसर हैं उनकी पेंशन्स रुकी हुई हैं, अब जो है वो आप लोगों की भी तनख्वाहें अदा नहीं हो रही हैं, इतने मसाइल हैं, तो इतने सारे मसाइल की उर्दू यूनिवर्सिटी में बिलखसूस क्या वजूहात आपको नजर आ रही हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा चांसलर ऑफिस जो है इंतहाई नाअहल है, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इंतहाई नाअहल है, ये सिर्फ साजिशें करते हैं और ये हर वक्त असातिज़ा को चोर साबित करने पर तुले हुए हैं। असातिज़ा अपना काम कर रहे हैं, जबकि काम जो करना चाहिए वो चांसलर ऑफिस को करना चाहिए, काम जो करना चाहिए वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को करना चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं। तो आज उर्दू यूनिवर्सिटी का जो भी बहरान है ये वजारत तालीम की वजह से, ये HSC की वजह से और ये चांसलर ऑफिस की वजह से। हमारे चांसलर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हम आपके चैनल के तवज्जुह से अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी चांसलरशिप में उर्दू यूनिवर्सिटी दिन ब दिन तबाही और बर्बादी का शिकार होती जा रही है। एक सेनेट हुई और उस सेनेट में एक ऐसे खातून को वाइस चांसलर बनाया गया जिन पर कोर्ट का स्टे था। तो क्या ये चांसलर की नाअहली नहीं है और ये उन तमाम सेनेटर्स की नाअहली नहीं है कि जहां पर एक रजिस्ट्रार झूठ बोलता है कि फिलहाल शख्स प्रोफेसर नहीं है, तो क्या उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए जा सकते थे? तो मैं समझता हूं कि हमारी सेनेट मजमूई तौर पर नाकाम है, हमारे इदारे मजमूई तौर पर नाकाम है। उर्दू यूनिवर्सिटी का जो भी बहरान है ये हुकूमती बहरान है। अच्छा सर, ये बताइएगा हमें कि अगर इस एहतजाज का कोई फायदा नहीं होता तो अगला लाए अमल आपका क्या होगा? क्या इम्तिहानात का बाइकआउट करेंगे? जैसे पहले कहा गया था कि एहतजाज किया जाएगा मरहलावार, अब जो है वो आपको क्या लगता है कि अगर इसकी कोई सूरत ना निकली तो क्या आप लोग जो है वो इम्तिहानात का बाइकआउट करेंगे? देखें, सबसे पहले फेस के तौर पर हमने आज यहाँ पर एक सिंबॉलिक मुजाहरा किया है। हम अपनी इंतज़ामिया को ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि अगर आप असातिज़ा के मसाइल हल नहीं करेंगे, आप सैलरीज जारी नहीं करेंगे, आप सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ साजिशें बंद नहीं करेंगे, आप HSC और मिनिस्ट्री में असातिज़ा के खिलाफ खतूत लिखते रहेंगे और ये तासुर देते रहेंगे कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स की वजह से, तो हम अपने एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इस एहतजाज के बाद बैठ कर जो भी अब्दुल्ला कैंपस और गुलशन कैंपस के असातिज़ा हैं, हम आपस में बैठकर अपने एहतजाज के दायरा कार को मजीद आगे बढ़ाएंगे और हम गवर्नर हाउस भी जा सकते हैं, हम प्रेस क्लब भी जा सकते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और हम इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि हम जो है वो एहतजाज को मरहलावार आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर मुतालबात हमारे पूरे नहीं किए गए। हमारे साथ साबिक खजांची भी मौजूद है उर्दू यूनिवर्सिटी के, हम इनसे भी मजीद तफसीलात लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे गुज़िश्ता दौर में और अब की इंतज़ामिया में इतना फ़र्क क्यों आ गया कि उर्दू यूनिवर्सिटी इतने मसाइल का गढ़ बन गई? माली बहरान है उर्दू यूनिवर्सिटी में, VC की तैनाती का मसला रहता है, तो क्या कहेंगे आप इस पर, चूँकि आप साबिक खजांची हैं? मौजूदा इंतज़ामिया ने माली बहरान को वाबस्ता कर दिया है सिलेक्शन बोर्ड से, जबकि वो पीरियड जिसके अंदर मुझे इजाफ़ी ज़िम्मेदारी दी गई थी शोबा हिसाबात की, उस पीरियड में मैंने काफ़ी चीज़ों से ये बात साबित की थी कि सिलेक्शन बोर्ड माली बहरान का बाइस नहीं बना, बल्कि उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान गुज़िश्ता 5 सालों से HEC की ग्रांट ना बढ़ने की वजह से है। 2019 से HEC ने अपनी ग्रांट में इजाफ़ा नहीं किया। जो ग्रांट 2019 में मिल रही थी, आज भी जामे उर्दू को वही ग्रांट मिल रही है, जबकि अखराजात में 10 गुना इजाफ़ा हो चुका है, जिसकी वजह से पिछले 5 सालों का माली बहरान अब यकजा हो गया है और तनख्वाहें देने के लिए नहीं है। लेकिन सिलेक्शन बोर्ड 2021 में सदर मुमलिकत की ख़ास हिदायत के ऊपर करवाया गया था, जिसकी मंजूरी 18 जून की सेनेट के इजलास में दी गई है और उसके बाद तमाम सिलेक्शन बोर्ड के कैंडिडेट्स को जो है वो अपॉइंट किया गया है। सिलेक्शन बोर्ड से आने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मेरिट पर आए हैं, वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनको तनख्वाहें देना जामे उर्दू की ज़िम्मेदारी है। मैं
जी बिल्कुल, जैसे कि आप सुन रहे हैं, इनका यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। खवातीन असातिज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। बताइएगा, आप क्या कहेंगी? खवातीन को हिरासा कराए जाने के भी वाक़यात जो है वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो इस हवाले से आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल ये सही बात है कि मौजूदा जो रजिस्ट्रार हैं उनके खिलाफ एक कमेटी बनाई गई थी कि उन्होंने ख़वातीन को ख़ास तौर पर सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से हिरासा करने की कोशिश की थी और उस कमेटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट पेश कर दी है, लेकिन चूंकि इंतज़ामिया जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं, लिहाजा इंतज़ामिया उसके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। आयमा खान हमें इस पूरी सूरत हाल से आगाह कर रही थी। उस्ताद को उनके हकूक़ नहीं दी जा रहे, शो कॉज नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। आज असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। बंगाली बाड़ा एफ पी एरिया में पाक की ज़मीन पर गैर कानूनी तमीरात की एम सी का मकीनों को 7 रोज़ में इलाका खाली करके मिसमारी का नोटिस। मुतासरीन का सिंध हाई कोर्ट के मरकजी गेट पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहरीन का घरों की मिसमारी रोकने का मुतालबा है। आपको आगाह करते चलें कि बंगाली बाड़ा एफ पी एरिया में पाक की ज़मीन पर गैर कानूनी तमीरात का ये मामला है, जिस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताएगा कि ये लोग सिंध हाई कोर्ट के मरकजी गेट पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, तो क्या अब तक इनकी कोई सुनवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखें, ये रहमानाबाद के मकीन हैं जिनके घरों को मिसमार करने का हुक्म दिया गया था। बताया गया था कि गैर कानूनी तामीरात हैं जो कि एक पार्क की ज़मीन पर बनाए गए हैं। KMC ने इन्हें जो है इनके घर छोड़ने का भी हुक्म सादिर किया था। तो आज ये सिंध हाई कोर्ट के दरवाजे पर आ चुके हैं। मेरा कैमरामैन अगर हसनैन जाफरी आपको दिखाए कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं। हमें स्कूल के यूनिफॉर्म पहने बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाथों में बैनर्स भी थामे हुए हैं। बैनर्स में जो है उन्होंने अपनी फरियाद दर्ज की हुई है। उनका ये रहमानाबाद के मकीन है जो कि यहाँ पर अपनी सदा बुलंद कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा, आज आप सिंध हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं, क्या आपके मसाइल हैं और क्या आप जो है वो मुतालबा कर रहे हैं अदालत से? अच्छा सर, पहले तो ये कि एहतजाज तो मैं नहीं कहूँगा जजों से, क्योंकि अपील की जाती है। जज हमारे जो काबिल एहतराम है। अपील ये है कि पहले ये जो केस पूरा चला है, जो मुतासिरीन ने पहले हमें सुना नहीं किया, KMC और KDA को सुनने के बाद जो एक तरफा फैसला दे दिया कि इसको इंक्रोचमेंट कर दी जाए। तो लिहाजा सिर्फ अपील ये है कि भाई जो मुतासिरीन है आप उनको कम से कम एक बार सुने, उसके बाद फैसला सादिर करें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप आते हैं एक फैसला दे देते हैं कि भाई 7 दिन में मकानात तोड़ दो। अब आप बताएं हम कहाँ जाएंगे, मुझे बताएं 7 दिन के शॉर्ट नोटिस पे। तो हमने जजों से ये नजरसानी की कि आप कम से कम उन फरीकैन को सुने जो इसके मुतासरीन है। KDA KMC मुतासरीन नहीं है, वो तो कुछ भी वर्डिक्ट दे देंगे अपना। असल में जो मुतासिर होंगे वहाँ के 450, 500, 600 मकानात, वहाँ के 10 से 12,000, 15,000 शहरी, वहाँ के ये छोटे छोटे बच्चे जो इस टाइम तालीम हासिल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान। और दूसरी वहाँ में मुतासिर होंगे वो मजदूर तबका जो रोज़ाना अपने रोज़गार कमाता है, जो ठेला लगाता है, मुख्तलिफ जगहों पर काम करता है। वहाँ की औरतें जो आप ही के घरों में काम करती हैं, जो क्लियर बात है, गरीब आबादी है, आप ही के घरों में काम करते हैं, आप ही घरों की सफाई, आप ही के बच्चों को वही औरतें पालती है। तो कम से कम एक बार सुन लें आप, सुनने के बाद फिर आप एक फैसला सादिर करें। अब एक ट्रेंड चल चुका है इस मुल्क के अंदर, जज आते हैं पार्क की जगह। भाई जिन्होंने बिठाया KDA KMC HBC हाउस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो कहाँ थे उस वक्त जब ये 40 साल से आबाद थे? वो सारे इदारे तो खामोश, उनको कोई सजाएं नहीं देता, गरीब आबादी को उठा के फेंक दो। अच्छा ये बताएं, अभी कितने दिन का आपको नोटिस मिला है और अभी तक क्या आपकी कोई सुनवाई हुई है अदालत में? अभी अदालत में सुनवाई हुई है। जो मेरे पास जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि मैंने सुना है कि हमारी जो इस्तीफा है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो लिहाजा हम जो है ना हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, नोटिस कितने दिन का है? अभी आपने कोई अल्टरनेट ढूंढा है आपका घर जो मिसमार करने का हुक्म दिया गया है? सबसे पहले बताइए कैसे मुमकिन है 7 दिन में मुझे किराए का मकान ढूंढ के दिखा दें, आप छोड़ दें आप मुझे 7 दिन के अंदर। आजकल अगर आप एक छोटे से छोटे भी मकान लेना है 50,000 रुपीज़ एडवांस मांगते हैं, कहीं पर भी जाएं, वो कहाँ से? मतलब ये तो 1000-1200 वाले 800 रुपये कमाने डेली कमाने वाले बंदे हैं। कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आखिरी डेट थी नोटिस के हिसाब से, आज आखिरी डेट थी इंक्रोचमेंट करने का। लेकिन इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बस यही है कि इदारे के जो बड़े मेंबरान जजेस जो है खास तौर पे इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल चीफ काजी फायजीसा साहब है, जो बड़े अपराइट किस्म के जज है और वो इंसानी हुकूक का बड़ा ख्याल रखते हैं। हम उनको बहुत शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। तो मुझे कभी उम्मीद है कि आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन के, बड़े बड़े लोग के तो आप लोग सोमोटो ले लेते हैं कि इन गरीबों का सोमोटो कब होगा? अच्छा
بتائیں آپ کے جب گھر مسمار ہونے جا رہے ہیں تو کوئی مشینری آپ کو علاقے میں نظر آئی ہے جو کہ یا وہاں پہ بھی کچھ آپ کے ساتھ مزاحمت وغیرہ ہوئی ہو جو آپ سینائی کوٹ آئے؟ اچھا ایک اچھی بات یہ بتاتا ہوں بھائی، ہم کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، ہم مشینوں کے سامنے پرامن طور پہ کھڑے ہو جائیں گے اگر ایسا ہوتا بھی ہے، بھلے وہ کچل کے چلے جائے لیکن مزاحمت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ریاست کے قانون کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم ریاست کے آگے پروٹیسٹ پرامن طریقے سے، جیسے آج آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ ہم پچھلے 4 گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کچھ بھی نہیں. بڑے شعور والے لوگ ہیں یار یہ لوگ، ہمارے لوگ بڑے شعور والے لوگ ہیں. ہم کوئی 120 گز کے 1000 گز والے نہیں ہیں، یہ دیکھیں 40-50 گز والے لوگ ہیں، یہ دیکھیں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان سے پڑھے لکھوں سے زیادہ شعور ان آبادیوں کے اندر ہے، کس طرح کھڑے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے. بس اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، ابھی یہ احتجاج کا سلسلہ آپ کب تک جاری رکھیں گے؟ یہ پرامن کا احتجاج کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جو ادارے وہ ہماری بات نہ سنیں گے. بڑی صاف بات ہے، ہم اپنے گھروں کو بچانے کے لیے ریاست کے جو قوانین ہیں اس قوانین کے اندر ہم اپنا احتجاج کریں گے. ریاست کے قوانین میں احتجاج کریں گے، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا جا رہا تھا. آپ کا بہت شکریہ. کراچی میں 8 اساتذہ کو غیر قانونی ترقیاں دینے کا انکشاف، پرائمری اسکول ٹیچرز کو ہائی اسکول ٹیچرز کے عہدوں پر ترقیاں دے دی گئیں. ڈائریکٹر اسکول تعلیم کراچی یار محمد بلاتی نے رپورٹ طلب کر لی ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ آزاد نوڈیو سے. جزاد بتائے گا کہ یہ ان 8 اساتذہ میں کون کون شامل ہے، کچھ نام سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، کراچی میں 8 اساتذہ کو غیر قانونی طریقے سے ترقیاں دینے کا انکشاف ہوا ہے. اس حوالے سے پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں جن کو ہائی اسکول ٹیچرز کے عہدوں پر ترقیاں دے دی گئی ہیں. اس حوالے سے ڈائریکٹر اسکول تعلیم کراچی یار محمد بلادی نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی اور باضابطہ طور پر متعلقہ حکام سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. رپورٹ 2 روز کے اندر پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. اساتذہ میں 6 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں جن کو پرائمری اسکول ٹیچر سے ہائی اسکول ٹیچر کے عہدوں پر ترقیاں دے دی گئی ہے. اس حوالے سے متاثرہ جو ترقیوں کے منتظر اساتذہ ان کی شکایت بری تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. ان اساتذہ میں صنم، غلام سکینہ، شاہین خان، فائزہ طارق، خالدہ پروین، نسرین بیگم، ناصر خان اور محمد اسلم شامل ہیں جن کو ترقیاں دے دی گئی ہے. اس حوالے سے باضابطہ طور پر اساتذہ کی شکایت پر اس کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے. جی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. آزاد نوڈیو آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سندھ حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ فہیم احمد صدیقی کو چیئرمین لیبر ٹریبیونل کورٹ تعینات کر دیا. فہیم احمد صدیقی کو 3 سال کی مدت کے لیے تعینات کیا گیا. فہیم احمد صدیقی کی تعیناتی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سفارش پر کی گئی. اس حوالے سے بھی مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے آزاد نوڈیو سے. جیسا اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سندھ سرکار نے جسٹس ریٹائرڈ فہیم احمد صدیقی کو چیئرمین سندھ لیبر اپیلیٹ ٹریبیونل کورٹ کراچی تعینات کر دیا گیا. جسٹس ریٹائرڈ فہیم احمد صدیقی کو 3 سال کی مدت تک ان کی تعیناتی کر دی گئی. جسٹس فہیم احمد صدیقی کی تعیناتی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سفارش پر کی گئی ہے. اس حوالے سے محکمہ قانون، انصاف و پارلیمانی امور نے ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. جی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تعیناتی کا. آزاد نوڈیو اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں متوسط طبقے کے لیے پرانی موٹر سائیکل کی خریداری بھی خواب بن گئی. پرانی موٹر سائیکل کی قیمتیں 40% بڑھ گئی ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے کاوش میمن سے. بالکل دیکھیں، نئی موٹر سائیکل تو پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور تھی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ پرانی موٹر سائیکل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی سلسلے میں بات کریں گے. ویسا موجود ہے صابر شیخ، ان سے بات کرتے ہیں. صابر بتائیے گا کیا وجوہات ہیں کہ پرانی موٹر سائیکل مہنگی ہو چکی ہیں، کتنا اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں، جب نئی موٹر سائیکل مہنگی ہوگی تو پاکستان میں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی ریسیل ویلیو کا کنسیپٹ ہے، کیونکہ موٹر سائیکل کی ایج فکس نہیں ہے کہ یہ 5 سال بعد ایکسپائر ہو جائے گی یا 10 سال بعد ایکسپائر ہو جائے گی یا 15 سال بعد اس کی رجسٹریشن کینسل ہو جائے گی. تو اس وجہ سے یہاں پر موٹر سائیکلوں کی ریسیل ویلیو کا کنسیپٹ ہے. لوگ جو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ایسڈ ہے، اس کو ہم استعمال بھی کریں گے لیکن ایک وقت کے ساتھ اس کو فروخت کر دیں گے. تو اب چونکہ نئی موٹر سائیکل بھی مہنگی ہوگی تو وہ اگر فرض کریں ایک بندہ 60,000 کی 70 cc لے گیا تھا، اب بازار میں وہ 70 cc 1 لاکھ سے کراس کر گئی ہے، تو جب وہ بیچنے آتا ہے تو وہ اپنی 60,000 کی ویلیو سے اس کو سیل نہیں کرے گا، وہ 1 لاکھ کی ویلیو کو کنسیڈر کرے گا کہ نئی موٹر سائیکل مہنگی ہے. تو ظاہر ہے اس کی موٹر سائیکل بھی مہنگی بکے گی، وہ فروخت ہی نہیں کرے گا تو وہ مہنگی فروخت کرے گا. تو ایسا ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، 2020، 2021، 2022 اور 2023، ان سالوں کے اندر جو لوگوں نے سستی موٹر سائیکلیں خریدی تھیں انہوں نے 2 سال، 3 سال، 4 سال استعمال بھی کی اور استعمال کر کے جتنی خریدی تھی اس سے مہنگی فروخت کی، وہ ان کو گڈ لک ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے 60,000 روپے کی موٹر سائیکل خریدی تھی
उसने उसको 2-3 साल इस्तेमाल कर लिया तो वो उसूलन 30,000 की बिकनी चाहिए थी अगर वो उसी वैल्यू पे रहती, लेकिन चूंकि वो मोटरसाइकिल 1 लाख वैल्यू पर चली गई तो उनकी वो मोटरसाइकिल उसी अमाउंट के करीब करीब बिक गई, 55,000 की बिक गई या 60,000 की बिक गई। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कैसी उन्होंने रखी थी। अब वो उनको माली हिसाब से, पैसे के हिसाब से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर पैसे की वैल्यू को देखा जाए, जो इन्फ्लेशन का हाल है, जो महंगाई बढ़ी है, तो पैसा चूंकि डिवैल्यू हो गया है, रुपये तो वही है, हमें रुपये उतने ही रुपए मिल रहे हैं जितने हमें 4 साल पहले हमने खर्च किए थे। बिल्कुल देखें, साबिर शेख मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से पुरानी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी 40% तक इजाफा हुआ है। जी, पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन की हिदायत पर शुजाकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। एक सवाल के जवाब में मलिक आरिफ अवान ने कहा कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कहते हैं इलेक्शन कहां से लड़ना है, गेट नंबर 804 के फैसले के मुंतजर हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, टाउन प्लानिंग के तहत ये कहा जाता है कि किसी भी टाउन का 40% रकबा जो है वो खुले मकामात और सरसब्ज़ व शादाब होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से शहर कायद में ऐसा नहीं है। इसी ज़रूरत को महसूस किया वज़ीर आला सिंध ने और उनकी जानिब से हर टाउन को जो है अपने टाउन में 1000 के लगभग जो है वो पौधे लगाने की हिदायत की गई। फौरी अमल दरामद का कहा गया। TMC मोमिनाबाद जो है उसकी इंतज़ामिया ने इस पर लब्बैक किया है। औरंगी से मुंसलिक इलाका जो है, जो कि UC9 है मोमिनाबाद की कस्बा मोड़ का ये इलाका है, यहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसका जो ग्रीन बेल्ट है सेंट्रल आइलैंड, उस पर अब से कुछ देर कबल शजरकारी की है चेयरमैन TMC मोमिनाबाद ने। मलिक आरिफ अवान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्यों ज़रूरत महसूस हुई इसकी? शुक्रिया सबसे पहले आपका। बस ये CM साहब ने तो अभी हमें हमारे MC साहब को डायरेक्शन दी थी, लेकिन ये हमने मैम जो है ना पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि जैसे हमारा मोमिनाबाद टाउन बड़ा पसमानदा है और जिसमें पार्क बिल्कुल खंडाट बने हुए हैं, और अब हम एक मिसाली पार्क भी बना रहे हैं 4.25 जो आफाक खान शहीद के नाम से था, उसको भी हम कैफी हमारा 80% काम मुकम्मल हो गया और इंशाल्लाह अगले मंथ में उसको भी। ये बताइएगा कि आप जो है कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से उम्मीदवार भी हैं PTI के प्लेटफार्म से, पार्टी ने टिकट कंफर्म कर दिया है या अभी कुछ इबाम बाकी है? अभी कम वक्त कहना कुछ अच्छा नहीं है। अगर मैं कंफर्म कह दूं तो शायद जो कंपनी हमारे इस टाइम जो पीछे लगी हुई है, तो अब इसको मैं कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त पे जो है आपके कागजात नामजदगी सामने आए, आप कहाँ से लड़ने के ख्वाहिशमंद? जहाँ से कैदी नंबर 804 जहाँ से कह गए वहाँ पे हम तैयार खड़े उसके खिलाड़ी। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन पुरज़्म हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के हवाले से। नई टीम भी इनके पास आ गई है और इसके साथ साथ ये ख्वाहिशमंद भी हैं कि PTI से जो है इनको आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिले। जी, सिंध में करप्शन के खात्मे के लिए कायम इदारा भत्ता खोर निकला। डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस ने इदारे को खत अरसाल कर दिया। मीर नादिर अली अब्डो ने इदारों को माहाना भत्ता देने से ही रोक दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सिंध में करप्शन के खात्मे के लिए कायम इदारा भत्ता खोर निकला। डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस ने इदारों को खत अरसाल कर दिया है। मीर नादिर अली अब्डो ने इदारों को माहाना भत्ता देने से ही इनकार कर दिया है। आपको आगाह कराएं कि सिंध में करप्शन के खात्मे के लिए कायम इदारा ही भत्ता खोर निकला। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में करप्शन के खात्मे के लिए कायम महकमा एंटी करप्शन खुद जो सरकारी इदारों से भत्ताखोरी में मुलव्वस निकला है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस एंटी करप्शन मीर नादिर अली अब्डो ने एक खत लिखकर खत में इंकशाफ किया कि उनके इल्म में आया है कि सखर रीजन के 44 ऐसे इदारे हैं जो माहाना भत्ता महकमा एंटी करप्शन को देते हैं, जिसमें जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस सखर है और सर्कल ऑफिसर खैरपुर, सर्कल ऑफिसर सखर और सर्कल ऑफिसर घोटकी शामिल है, जो माहाना इन इदारों से भत्ता वसूल करते हैं। और उन्होंने खत इन 44 इदारों को अरसाल किया और तमाम इदारों को भत्ता माहाना अदा करने से रोक दिया है। इस हवाले से उन्होंने जो खत लिखा है इदारों में, तो उन इदारों में चीफ इंजीनियर आपाशी सखर बिराज, चीफ इंजीनियर आपाशी गुड्डू बिराज सखर, चीफ इंजीनियर पब्लिक इंजीनियरिंग सखर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीडा घोटकी, डायरेक्टर दराज सखर, डायरेक्टर कॉलेज तालीम, डायरेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी को भी खत अरसाल कर दिया। इसके अलावा रीजनल डायरेक्टर बलजा सखर, डायरेक्टर मवेशी और माहीगिरी, डायरेक्टर गम्स गम्बट, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री सखर, डिप्टी डायरेक्टर खोराक सखर और डिप्टी डायरेक्टर जो है मैदनियात समेत 44 इदारों को खत अरसाल करके भत्ता से रोक दिया। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इंशाफ किया है कि उनके इल्म में आया कि ये इदारे सर्कल ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को भत्ता माना देते हैं। भत्ताखोरी का अमल जो अब बंद किया जाए। कोई भी अफसर से भत्ता मांगे तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो डिप्टी डायरेक्टर जो एंटी करप्शन मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस को आगाह कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ
महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाए, बड़ा इंकशाफ किया है डायरेक्टर एंटी करप्शन मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस के महकमा एंटी करप्शन खुद जो है माना भत्ताखोरी करने लगा है। जी भत्ताखोरी बंद की जाए। आज़ाद नूरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साल 2024 में अच्छे फैसले करना होंगे। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा कि साल 2023 में बड़े मुश्किल चैलेंजेस का सामना रहा। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2024 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करना होगा। मजीद जानेंगे अशरफ खान से। नए माली साल का आगाज़ हो गया है। साल 2024 में सनअतकार क्या देख रहे हैं, क्या मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि साल 2023 शदीद मुश्किलात का दौर रहा है। यहाँ पे जो ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं नया साल? नया साल तो माशाल्लाह हर साल आता है और एक साल से ज़्यादा चलता नहीं है। जब हम 2023 में आए थे तो भी हमको एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी और हम समझ रहे थे शायद 2023 का साल हमारा अच्छा साल होगा, और लेकिन हमने देखा कि बहुत चैलेंजेस रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस रहे। जितनी उम्मीदें थी सारी नेगेटिव के अंदर गई। जितनी भी कमिटमेंट्स थी, चाहे वो स्टेट बैंक की तरफ से थी या जहाँ से भी थी, वो सारी की सारी बहुत मतलब नेगेटिव ही गई। मार्केट बहुत तेज़ी से चढ़ा, डॉलर की अनसर्टेनिटी उसी तरह से बरकरार रही। सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेकाम देखा गया तो स्टॉक मार्केट में देखा गया। लेकिन जो मुल्क चलता है, जो मुल्क की मईशत चलती है, जो लोगों को रोज़गार फराहम करती है, वो इंडस्ट्रीज़ फराहम करती है। और इंडस्ट्रीज़ के लिए स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, यकीनी सूरत हाल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसके अंदर मार्केट की स्टेबिलिटी हो, चाहे उसमें आपके डॉलर एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी हो, चाहे उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स की स्टेबिलिटी हो। इन तमाम चीज़ों का मजमू होता है तो आपकी इंडस्ट्रीज चलती हैं, आपकी मईशत चलती है। और अगर आपकी मईशत चलती है तो डेफिनेटली उससे मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी होती है उसका ख़ात्मा होता है और आपके मुल्क में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही होती है। जितनी एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा होगी उतनी इंपोर्ट आपकी कम होगी। तो हमको इस साल मैं समझता हूँ कि अगर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करा, अगर हमने उनको ज़्यादा फोकस नहीं करा और अगर हमने उन्हीं के तवज्जो से अपनी इंपोर्ट को डिक्लाइन नहीं करा, तो हमारा ये जो साल होगा वो मज़ीद बद से बदतर होगा। इसलिए कि हमको एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी मईशत चलाने के लिए और एक अच्छा इस्तेकाम लाने के लिए हमको डेफिनेटली अपनी मैन्युफैक्चरिंग मसनूआत को यहाँ पे फ़रोग देना होगा, ताकि हमारी इंपोर्ट जो है वो जितनी कम से कम हो जाए और हमारी एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि हमारे जो डॉलर के आने का और जाने का जो तफादुन है, उसका जो डेफिसिट है वो जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जी, जैसे कि आपने सुना अहम तजावीज़ दी हैं कि अब फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं और ये भी कहा है कि जो मुंतखब होकर हुकूमत आएगी उनको ये तजवीज़ दी है कि वो आकर मईशत के लिए इकदामात उठाएँ, आवाम को रिलीफ फराम करें और साथ ही इंडस्ट्री को चलाने के लिए ऐसे इकदामात उठाए जाएँ जिससे इंडस्ट्री चल सके। जी, जामिया कराची में 2 रोज़ा फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब की सदारत शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगी सबा परवेज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया कराची में, जहाँ पर RX ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के ज़ेरे तमाम 2 रोज़ा जो है वो फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से जो है वो सेमिनार का इनकाद किया गया। यहाँ पर डिपार्टमेंट की हेड मौजूद है, मेरे साथ डायरेक्टर, इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। Basically, this faculty capacity building workshop on IP rights is actually focusing on building commercialization skill set of our faculty in the context of research. Apart from that, हम जिस main issue पे focus करना चाह रहे हैं, unanimously our Vice Chancellor, Professor Dr. Khalid Mahmood Iraqi has shed light on the great importance of emerging as a commercialized unit where we can stake a claim as a credible player in the international world. Similarly, Dr. Tariq Rafi, Chairman Sindh HEC, उन्होंने भी इसी बात पे जोर दिया कि we have to augment a curriculum so that we can stand at par with the global universities. तो अब हमारे faculty members international patenting में enter हो सकते हैं, उनके patents globally जा सकते हैं, उनकी international property globally recognized हो सकेगी in the near future. उसी हवाले से उनके skill set को enhance करने के लिए ये 2 रोज़ा workshop का इनेकाद किया गया है।
फैकल्टीज़ की जो है वो स्किल्स को इन्हांस करने के लिए 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जो वाइस चांसलर थे जामिया कराची के, उन्होंने इसी चीज़ पर जोर दिया कि निसाब की तब्दीली की जाए, निसाब में कुछ चीज़ें इस तरह से लाई जाएं कि वो ग्लोबली जो है वो जा सकें। असातिज़ा अपना उसके साथ साथ जो है वो ख़ुद भी ये डायरेक्टर साहिबा जो है वो अपनी फ़ैकल्टी पे जो है वो स्किल्स पे तवज्जो दे रही हैं ताकि इंटरनेशनली जो है वो ये चीज़ जो है वो आगे जा सके। जी, अहम इंतखाबात उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने का आज तीसरा रोज़ है। तीसरे रोज़ मजमूई तौर पर 230 से ज़्यादा अपीलें दायर हो चुकी हैं, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर की अपीलों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइएगा। देखें जी, आम इंतखाबात में आर ओ की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला आज तीसरे रोज़ भी जारी है, और मजमूई तौर पर इन 3 रोज़ में 230 से ज़ायद अपीलें मुख्तलिफ सियासी जमात और आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से जमा कराई जा चुकी हैं, जबकि अदालत की जानिब से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर की अपीलों पर भी नोटिस जारी किए गए हैं। तफसीलात ये हैं कि आज जो अपीलें दायर की गई हैं, जिसमें NA 231 से जो है निसार पावर की जानिब से दायर की गई है, साथ ही साथ 232 से भी एक अपील उम्मीदवार की जानिब से दायर की जा चुकी है। 248 कौमी असम्बली के हल्का है, वहाँ से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ उम्मीदवार ने जो है अपने अपील दायर की है, जबकि सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी ने PS 108 में अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ RO के फैसले के खिलाफ ये अपील आज दायर की है, जबकि PS 76 से जमात इस्लामी के मोहम्मद अली खान ने ये आज अपील दायर की है, और इसी तरह NA 211 से जमात इस्लामी के जो है उम्मीदवार की जानिब से ये अपील दायर की गई है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने 214 से अपने जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर की थी, उस पर भी नोटिस जारी किए गए हैं, और इसी तरह जैन कुरैशी ने 214 के लिए वहां पर भी कागजात नामजदगी जमा कराए थे, इस पर भी नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। इसी तरह हलीम आदिल शेख और पीपल्स पार्टी के इश्तियाक बेग के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे NA 241 से, उन पर भी नोटिस आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जारी कर दिया है। तारिक अख्तियार जो हैं वो MQM से हैं, 234 से उन्होंने कागजात नामजदगी भरवाए थे जो कि मुस्तरद हुए, उन्होंने अपील दायर की, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। यही नहीं, जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं कि जिन कुछ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, उनके तफसीलात भी जो है सामने आए हैं, जिसमें PTI के जो खुर्रम शेर जमान हैं, उन्होंने NA 241 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। जो वजूहात सामने आई हैं कि उन्होंने जो है उन पर रियासत मुखालिफ तकारीर और जो है मुल्क मुखालिफ तकारीर समेत दीगर इश्तिआल अंगेज़ तकरीर और दीगर जलाओ घिराव के 5 मुकदमात दायर हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी जो उनकी अहलिया हैं उनके असास से जो है वो कम बताए हैं, इसकी वजह से ये वजूहात भी सामने आई हैं। इसी तरह जो दीगर उम्मीदवार हैं उनके भी जो नताइज हैं कि क्यों मुस्तरद हुए, जिसमें डॉक्टर अवाब बलवी, उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऐवाने सदर का गलत इस्तेमाल किया। एतराज़ कंदा ने जो है ये एतराफ़ किया है, जबकि ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर अवाब बलवी की अपील पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करते हुए 6 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। मजमूई तौर पर आज तक जो है इस वक्त तक 230 से ज़ायद अपीलें दायर की जा चुकी हैं। पहले दिन में 20 अपीलें थी, दूसरे दिन में 92, और अब अभी तक जो मालूमात हमारे सामने आई हैं वो 140 से ज़ायद जो है आज के रोज़, सिर्फ आज के रोज़ अपीलें दायर की जा चुकी हैं, और मजमूई तौर ये 230 से ज़ायद बनती हैं। इसके बाद इन तमाम अपीलों पर बाकायदा समाअत होगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जहाँ पर 3 ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और अभी ट्रिब्यूनल ने इन तमाम अपीलों पर समाअत शुरू कर दी है, और काफ़ी अपीलों पर नोटिस भी जारी करके इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया है। जी, तमाम अपीलों पर समाअत शुरू हो गई है और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया है। मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियादाद भी बानी PTI के हक में बोल पड़े। उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से।
جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں سابق کپتان کوچ اور عظیم بیٹسمین دنیا کرکٹ کے جاوید میانداد. جاوید بھائی کس طرح دیکھا آپ نے کہ ہم 42 سال ہو گیا میلبرن میں جیتے نہیں اور پچھلے 28 سال سے آسٹریلیا میں کوئی سیریز نہیں جیتی, تو کتنا افسوسناک ہے ایک بار پھر ہم میلبرن میں ہار گئے, پرتھ میں ہار گئے, ایک میچ سے رہ گئے. وہ تو یہ میلبرن یا پرتھ یا وہ تو اپنی جگہ ہے, وہ گراؤنڈ ہے, وہاں تو ہوگا میچ ہوئیں گے, مگر سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ یہ آپ میچ ہار گئے. اب چاہے کوئی بھی گراؤنڈ ہو اس سے ڈزنٹ میٹر کہ آپ یہ گراؤنڈ ہے یا یہ گراؤنڈ ہے, آپ گئے کھیلنے آسٹریلیا میں آپ کو پتہ ہے, جیسا پاکستان کوئی آئے آپ کو پتہ ہے کداب اسٹیڈیم ہے, کراچی کا اسٹیڈیم, نیشنل اسٹیڈیم, یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں. اسی طریقے سے ان کے بھی جو مین گراؤنڈ ہیں ساری دنیا میں ہر ٹیم کے وہ وہی ہیں, مگر یہ پلیئر کے اپنے اوپر ہوتا ہے, پلیئروں کو اپنے آپ بنانا پڑے گا, پلیئروں نے پرفارم کرنا ہے نا. ابھی پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ کو کوئی آفر ہوئی کہیں سے, کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ میں دعا کرو کوئی آفر کرے اور مجھے جتائے تو آفر کرے تو میں بھی تیار ہوں. آپ کس کو سپورٹ کرنے کے بھائی میں تو پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں بالکل, میرے لیے سارے پاکستانی بھائی ہیں میرے, اور آپ کے ساتھی کپتان سب کو وش کر کے بیسٹ آف لک. ایک آخری سوال, آپ سے ساتھی کپتان 92 ورلڈ کپ وہ جیل میں, کتنا افسوس ہوتا ہے؟ نہیں اللہ کرے کہ وہ آ جائے, کوئی ٹھیک ہے, ایک میری تو دعا ہے کہ ہر چیز اپنی الگ جگہ ہے, مگر ایک پرائم منسٹر جیل میں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کو مطلب ریلیز کرنا چاہیے, کہ اتنا دور نہ چلے جائیں کہ کل کو یہی چیز جو ہے نا واپسی آنا اور ریپیٹ کرنا مشکل ہو جائے. سنا آپ نے کہ جاوید میں بتا رہے تھے کہ کوشش یہ کہ پاکستان ٹیم اچھا کھیلے, اور ایک سوال پہ ان کا کہنا تھا کہ اتنی دور اختلافات میں نہ ہی جانا چاہیے کہ واپسی ناممکن ہو جائے. جی